वेलकम बैक टू एमकेएस डॉक्टर जोन। हम डिस्कस कर रहे थे अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स। ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हैं। अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में जितनी भी हम पहले वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं उनमें हमने ये बात देखी थी कि ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेप को कोई ना कोई इंजाइम की एक्टिविटी कंट्रोल कर रही थी। तो इसमें ये होता है कि इंजाइम्स की सिंथेसिस के लिए जो जीन रिक्वायर्ड होती हैं उन जीन में म्यूटेशन हो जाती है, जिसके रिजल्ट में ये होता है कि जो इंजाइम की एक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है। और ऐसे पेशेंट की सिम्टम्स क्या होंगी? एक तो उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी और दूसरा डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। 50 से ज़्यादा ऐसी डिसऑर्डर्स को डिस्क्राइब कर चुका है। इन डिसऑर्डर्स में पहली डिसऑर्डर है फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये सबसे कॉमन इनबॉर्न डिसऑर्डर है। अब इसकी काज क्या होती है? इस फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज़ में उस जीन की म्यूटेशन हो जाती है जो कि सिंथेसिस करवाता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये क्या करता है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है ये फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करता है इनटू द टायरोसिन और साथ में ये एज अ कोएंजाइम यूज़ करता है टेट्रा हाइड्रोबायोपेट्रिन और ऑक्सीजन को और उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द डाई हाइड्रोबायोपेट्रिन और वाटर। जब उस जीन की म्यूटेशन हो जाएगी जो कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की सिंथेसिस करवाता है तो क्या होगा? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की सिंथेसिस कम होगी या अगर सिंथेसिस होगी तो उसकी जो एक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में ये होगा ये जो फिनाइल एलानिन है इसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा। इसका लेवल कहाँ कहाँ इंक्रीज करेगा? प्लाज्मा में भी इंक्रीज कर जाएगा, यूरिन में भी इंक्रीज कर जाएगा और साथ में बॉडी टिश्यू में भी इंक्रीज कर जाएगा और ये जो टायरोसिन है इसका लेवल डिक्रीज कर जाएगा। अब ये जो टेट्रा हाइड्रोबायोपेट्रिन है एक तो इसको यूज़ कर रहा है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इसके साथ साथ इसको यूज़ करते हैं टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज और ट्रिप्टोफान हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। किस प्रोसेस में? इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ऐसा पर्सन जिसको फिनाइल कीटोनूरिया होगा उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे इन द डाइट फिनाइल एलानिन को और ऐसे पर्सन को हम सप्लीमेंटेशन देंगे, एक तो टायरोसिन की देंगे और साथ में टेट्रा हाइड्रोबायोपेट्रिन की देंगे ताकि ये जो सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये प्रोसेस होता रहे। फिनाइल कीटोनूरिया के पेशेंट में सिर्फ फिनाइल एलानिन का लेवल हाई नहीं होगा, इसके साथ साथ फिनाइल पायरोवेट, फिनाइल लैक्टेट और फिनाइल एसीटेट इन तीनों का लेवल भी इंक्रीज कर जाएगा और ये जितने भी मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में ये प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये ऐसे पेशेंट का जो यूरिन का आर्डर होगा उसे मस्टी कर देंगे। फिनाइल कीटोनूरिया का जो पेशेंट होगा उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होगा, यानी कि उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, डेवलपमेंटल डिले होगा, माइक्रोसिफेली होगी और उसको सीजर्स पड़ेंगे। फिनाइल कीटोनूरिया का जो पेशेंट है उसको हाइपोपिगमेंटेशन भी होगी। वो कैसे होगी? बिकॉज पहले हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें टायरोसिन का लेवल कम होगा और फिनाइल एलानिन का लेवल हाई होगा। जब टायरोसिन का लेवल कम होगा तो कन्वर्जन ऑफ द टायरोसिन इनटू द मेलानिन ये भी कम होगी और हमें पता है कि मेलानिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पिगमेंटेशन काज करता है, तो पिगमेंटेशन नहीं होगी, हाइपोपिगमेंटेशन होगी और ऐसे जो पर्सन होगा फिनाइल कीटोनूरिया का उसकी जो स्किन कलर होगा वो लाइट होगा, फेयर हेयर होंगे और आइज ब्लू होंगी। उसके बाद आगे ये है कि न्यू बोर्न में इसकी स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस ज़रूरी है। न्यू बोर्न में इसकी स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो इसकी ट्रीटमेंट है वो सिर्फ डाइटरी है। अब दूसरी बात, जो पहले हम इसके सिम्टम्स डिस्कस कर चुके हैं लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेवलपमेंटल डिले, माइक्रोसिफेली और सीजर्स, ये न्यू बोर्न में तो होंगी नहीं। तो न्यू बोर्न में हम इसकी स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? उसका हम ब्लड का लेवल चेक करेंगे। उसके ब्लड में हम चेक करेंगे लेवल ऑफ द फिनाइल एलानिन के फिनाइल एलानिन का जो लेवल है वो उसके ब्लड में नॉर्मल से इंक्रीज तो नहीं है। अगर फिनाइल एलानिन का लेवल जो है वो ब्लड में नॉर्मल से इंक्रीज होगा तो हम उसको कर देंगे कि यह है फिनाइल कीटोनूरिया का पेशेंट। अब अगला प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है अगर हम फ़ौरन उसका ब्लड के लेवल में फिनाइल एलानिन का लेवल चेक करेंगे तो वो नॉर्मल होगा। उसकी रीज़न ये है कि जो मदर होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो हाई फिनाइल एलानिन होता है उसको क्लियर कर देती है। हम इस तरह करेंगे कि जो अभी बच्चा पैदा हुआ है उसे हम प्रोटीन फीडिंग कराएंगे और 24 टू लेकर 48 आवर्स के बाद हम उसका ब्लड का सैंपल लेंगे और उसमें हम फिनाइल एलानिन का लेवल चेक करेंगे।
हम फिनाइल कीटोनूरिया की प्रीनेटल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है तब भी हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अगरचे ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है लेकिन फिर भी ये हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि फिनाइल कीटोनूरिया का अफेक्टेड पेशेंट ऑफ स्प्रिंग सिर्फ वही होगा जो कि डबली हेट्रोजाइगस होगा। अब हम बात करते हैं फिनाइल कीटोनूरिया की ट्रीटमेंट की। ये हम बात पहले कर चुके हैं कि जो इसकी ट्रीटमेंट है वो सिर्फ डाइटरी है। और हम ये भी बात कर चुके हैं कि हमने जो पेशेंट है या फिनाइल कीटोनूरिया का जो अफेक्टेड पर्सन है उस पर्सन में हमने फिनाइल एलानिन का लेवल कम रखना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो फिनाइल एलानिन है ये एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है और ये ऑलमोस्ट इन एवरी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो हम ऐसे पर्सन को सिंथेटिक अमाइनो एसिड्स देंगे जो कि फ्री होंगे फिनाइल एलानिन से। इसके साथ साथ हम उसको नेचुरल फूड देंगे, फ्रूट्स देंगे, वेजिटेबल्स देंगे, सीरियल्स देंगे और इसके साथ साथ हम उसको टायरोसिन देंगे। ये पहले हम बात कर चुके हैं कि जो फिनाइल एलानिन है ये एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो हमने इसको इतना भी कम नहीं कर देना कि ये नॉर्मल लेवल से भी कम हो जाए, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके साथ हम उस पर्सन को अवॉइड करेंगे कि वो उस पर्सन को एडवाइस करेंगे कि वो एस्पर्टेट को ना इनटेक करे, क्योंकि एस्पर्टेट जो है ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है और इसमें फिनाइल एलानिन होता है। अब हम डिस्कस करते हैं मैटरनल फिनाइल कीटोनूरिया। इट मीन्स एक ऐसी औरत जिसको फिनाइल कीटोनूरिया है और वो प्रेग्नेंट हो गया है, उसके बाद भी वो हाई इनटेक कर रही है फिनाइल एलानिन की, तो जो उसका बेबी होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, वो उसको भी अफेक्ट करेगी। और ऐसे ऑफस्प्रिंग को एक तो माइक्रोसिफेली होगी और उसका कंजेंटल हार्ट एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। तो ऐसी मदर को हम ये एडवाइस करते हैं कि कंसेप्शन से पहले एक तो जो फिनाइल एलानिन का लेवल है वो प्रॉपर चेक करे और वो ऐसी डाइट इनटेक करे कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उसका जो फिनाइल एलानिन का लेवल है वो नॉर्मल रहे। अब हम डिस्कस करते हैं एल्बिनिज्म। पिछली वीडियो में हम ये बात कर चुके हैं कि फिनाइल एलानिन के ऊपर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है और वो उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू द टायरोसिन। अभी जो टायरोसिन है इसकी मेटाबॉलिज्म होगी और ये कन्वर्ट होगा इनटू द मेलानिन। अगर किसी भी वजह से इस मेटाबॉलिज्म में कोई डिफेक्ट आ जाए तो जो मेलानिन है उसका लेवल हो जाएगा डिक्रीज और जो टायरोसिन है उसका लेवल हो जाएगा इंक्रीज। जब मेलानिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो हमें पता है कि जो मेलानिन है ये पिगमेंटेशन काज करता है। तो ऐसे पर्सन में क्या होगा, पिगमेंटेशन नहीं होगी। कैसे, उसकी जो स्किन का कलर है वो लाइट हो जाएगा, जो उसकी आइज़ हैं वो ब्लू हो जाएगी और जो उसके हेयर हैं वो भी फेयर कलर हो जाएंगे। एल्बिनिज्म जो है ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकती है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है और एक्स लिंक्ड भी हो सकती है। जो कन्वर्जन है फ्रॉम द टायरोसिन इनटू द मेलानिन, उस कन्वर्जन के जो पहले दो स्टेप हैं उसको कंट्रोल करता है एक कॉपर कंटेनिंग एंजाइम कॉल्ड टायरोसिनेज। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए या ये एंजाइम एब्सेंट हो जाए तो टायरोसिन की कन्वर्जन मेलानिन में फिर भी नहीं होगी और इस कंडीशन को हम कहेंगे टाइप 1 एल्बिनिज्म। टाइप 1 एल्बिनिज्म का जो पेशेंट है उसको हाइपोपिगमेंटेशन के साथ साथ एक विजन डिफेक्ट भी होगा, स्किन कैंसर भी होगी और फोटोफोबिया भी होगा। बाकी डिसऑर्डर्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।